नमस्कार दोस्तों, भारतीय लोकतंत्र के लिहाज से आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की अदालत ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। और वो ऐतिहासिक फैसला क्या है दोस्तों? गोपनीय चुनावी चंदा जो 2018 से वजूद में है, पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली की वजह से वो गोपनीय चुनावी चंदा जो कोई भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को दे सकता था, मगर वो गोपनीय चंदा जो सिर्फ और सिर्फ भाजपा की जेब में जा रहा था, क्योंकि यह बात भी सामने उभर कर आई थी कि जो गोपनीय चुनावी चंदा है उसमें से 90% भाजपा की जेब में जा रहा था। यानी कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का जो सबसे असरदार हथियार था उसे सुप्रीम कोर्ट ने कुंद कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड्स यानी गोपनीय चुनावी चंदा असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों कि अपने फैसले में दरअसल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ और जस्टिस संजीव खन्ना ने दरअसल कहा क्या आपके स्क्रीन पर, काले धन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से सूचना के अधिकार का उल्लंघन उचित नहीं है। चुनावी बॉन्ड योजना सूचना के अधिकार और अभिव्यक्ति की आजादी का उल्लंघन है। राजनीतिक दलों के द्वारा फंडिंग की जानकारी उजागर न करना उद्देश्य के खिलाफ है, विपरीत है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने पिछले साल 2 नवंबर को मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। मामले की सुनवाई के दौरान DY चंद्रचूड़ ने कहा, हम सर्वसम्मत निर्णय पर पहुंचे हैं। मेरे फैसले का समर्थन जस्टिस गवई, जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा द्वारा किया गया है। इसमें 2 राय है, एक मेरी खुद की और दूसरी जस्टिस संजीव खन्ना की। दोनों एक ही निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, हालांकि तर्कों में थोड़ा अंतर है। मगर आज यह बहुत जरूरी हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट से यह सवाल पूछा जाए, आपने 6 साल इस योजना को पनपने दिया, भारतीय जनता पार्टी अपने खजाने भर चुकी है, क्या वाकई इससे बीजेपी को नुकसान होगा? यह बात दावे के साथ कही जा सकती है दोस्तों कि अब भारतीय जनता पार्टी एक और ऐसी योजना लेकर आएगी जो असंवैधानिक होगी। आज के इस अदालत के आदेश में और क्या क्या कहा गया है दोस्तों, इस पर भी गौर करने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है तमाम राजनीतिक दलों को कि आपने जितने भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स लिए हैं कंपनियों से, व्यक्तिगत यानी इंडिविजुअल लोगों से, उसे ये वापस करें, रीफंड करें। यह बहुत बड़ा आदेश है। और यही नहीं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से कहा गया है कि किन किन लोगों ने, खासकर किन कंपनियों ने यह सीक्रेट इलेक्टोरल चंदा किस पॉलिटिकल पार्टी को दिया है, इसे भी सार्वजनिक किया जाए। और ऐसा सुप्रीम कोर्ट क्यों कह रही है दोस्तों, इस पर भी हमें गौर करने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में क्या कहा, इस पर गौर कीजिए। सुप्रीम कोर्ट कहती है, political contributors get access. This access leads to policy making because of nexus between money and voting. क्या कह रही है यहां सुप्रीम कोर्ट कि जो लोग चुनावी चंदा देते हैं, कहने को यह सीक्रेट है, मगर पॉलिटिकल पार्टीज को पता होता है कि हमें किसने चंदा दिया। इसकी वजह से क्या होता है कि जो सरकार नीतियां बनाती है, इन धन्ना सेठों का उन नीतियों में दखल पड़ जाता है। यही नहीं, हम यह नहीं भूल सकते कि अगर कोई उद्योग समूह पैसे देता है, बड़ी तादाद में सीक्रेट चुनावी चंदा देता है, तो आप मान के चलिए सरकारी एजेंसीज उसे परेशान नहीं करेंगी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि यह साफ तौर पर सूचना के अधिकार और आर्टिकल 19(1)(a) का उल्लंघन है। राइट टू इंफॉर्मेशन यानी सूचना का अधिकार और आर्टिकल 19(1)(a) का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट यह भी कहता है कि जब आप एक पॉलिटिकल पार्टी को चुनावी चंदा देते हैं, तो वो पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आने पर आपको फायदा पहुंचाती है। क्विड प्रो क्वो इसका इस्तेमाल किया गया है। फाइनेंशियल सपोर्ट्स टू पॉलिटिकल पार्टीज कैन लीड टू क्विड प्रो क्वो अरेंजमेंट। यह बात सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कही है। दोस्तों, मैं आपको राहुल गांधी के 2019 में दिए गए एक बयान की तरफ आपका ध्यान खींचना चाहूंगा। इसमें एक आर्टिकल का जिक्र करते हुए राहुल गांधी क्या कह रहे हैं आपके स्क्रीन पर। अंग्रेजी में दिया गया बयान है, इसमें राहुल गांधी कह रहे हैं,
इन न्यू इंडिया ब्राइब्स एंड इलीगल कमीशंस आर कॉल्ड इलेक्टोरल बॉन्ड्स। इसका हिंदी में अनुवाद यह है कि नए भारत में रिश्वत और अवैध कमीशन जो हैं उन्हें इलेक्टोरल बॉन्ड्स कहते हैं। यानी कि राहुल गांधी इस मुद्दे को एक अरसे से उठा रहे हैं, 2019 से उठा रहे हैं। दोस्तों, आज के इस मौके को मैं चूकना भी नहीं चाहता अपनी पीठ थपथपाने के लिए, क्योंकि मुझे इस बात का गर्व है कि गिने चुने पत्रकारों में से मैं उन पत्रकारों में से था जो सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड्स के खिलाफ आवाज उठाता रहा हूं। आज से कई साल पहले यानी कि 2018-19 में जब यह योजना आई थी, तब से मैं यह मुद्दा आपके सामने उठा रहा हूं। मैंने ही आपको बताया था कि जब अरुण जेटली या उस वक्त मोदी सरकार यह योजना ला रही थी तो इसका विरोध रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी किया था, चुनाव आयोग ने भी किया था। यह वो दौर था जब चुनाव आयोग की भी रीढ़ थी और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की भी रीढ़ थी। क्या कहा था उस वक्त रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, और आज से 5 साल पहले रिकॉर्ड किया गया था मेरा यह शो। आइए देखते हैं। आपत्ति नंबर 1, इससे मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा मिलेगा। आपत्ति नंबर 2, भारतीय करेंसी पर, भारतीय पैसे पर भरोसा टूटेगा। आपत्ति नंबर 3, केंद्रीय बैंकिंग कानून के बुनियादी सिद्धांतों पर ही खतरा आ जाएगा। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक और बात कही थी जो उसे कहने की जरूरत नहीं थी। उसने कहा था कि इससे चुनावी पारदर्शिता पर असर पड़ेगा, यानी कि जो हमारे चुनाव होते हैं वो ट्रांसपेरेंसी के साथ नहीं हो सकेंगे। सत्ता पक्ष के समर्थन में पूरी प्रक्रिया हो जाएगी। क्या कहा था मैं आपको बताता हूं। उन्होंने यह कहा कि अगर इसका इरादा यह है कि इस इलेक्टोरल बॉन्ड को खरीदने वाला व्यक्ति, संस्था या इकाई राजनीतिक दल में दान दे सके तो वो तो आप डिमांड ड्राफ्ट, चेक या फिर इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल पेमेंट के जरिए भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस बिल की जरूरत नहीं है, यह तो सामान्य प्रक्रिया के अंतर्गत हो सकता है। और आरबीआई ने एक और अहम बात की। उन्होंने कहा कि अगर यह बिल वजूद में आ जाता है तो इंटरनेशनल नॉर्म्स यानी कि जो स्थापित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है वो बिगड़ जाएगी। आरबीआई ने सख्त हिदायत दी थी, मगर सरकार ने तो मन बना लिया था। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त हसमुख अढ़िया हैं, राजस्व सचिव। उन्होंने क्या जवाब दिया आरबीआई की इस आपत्ति पर, यह भी पढ़िए। वो कहते हैं, मुझे लगता है आरबीआई दानदाता की पहचान को गुप्त रखने के मकसद से लाए जा रहे प्रस्तावित प्रीपेड बेरर इंस्ट्रूमेंट के तंत्र को ठीक से नहीं समझ पाया है, जबकि उसमें यह सुनिश्चित किया गया है कि जो भी दान देगा वो उस व्यक्ति के टैक्स पेड पैसे से ही होगा। तो एक तरफ तो हसमुख अढ़िया यह कह रहे हैं कि साहब आरबीआई समझ नहीं पाया, मगर बाद में उन्होंने जो कहा वो पूरी तरह से विरोधाभास है। वो क्या कहते हैं, आरबीआई की सलाह काफी देर से आई और इकोनॉमिक बिल पहले से ही छप चुका है, इसलिए हम अपने प्रस्ताव के साथ आगे बढ़ सकते हैं। यानी कि पहले तो आप कहते हैं आरबीआई समझ नहीं पाया, बाद में आप कहते हैं क्योंकि इनका सुझाव बहुत देर से आया इसीलिए हम अपने इकोनॉमिक बिल में इसको शुमार नहीं कर सकते। इसका अर्थ क्या हुआ कि आरबीआई ने जो आपत्तियां दर्ज की थीं उसको लेकर मोदी सरकार ने कोई तर्क नहीं दिया, किसी भी तरह से गंभीरता से उसे संबोधित नहीं किया। अब अरुण जेटली ने भी इस पर जल्द हस्ताक्षर कर दिए। यही नहीं दोस्तों, चुनाव आयोग ने भी इसका विरोध किया था। दोनों ने विरोध करते हुए कहा था कि इससे जो बैलेंस है राजनीति में वो बिगड़ जाएगा। याद कीजिए उस वक्त चुनाव आयोग ने क्या कहा था। यह बिल संसद में आया 1 फरवरी को और उसके ठीक 4 महीने बाद यानी मई 2017 में चुनाव आयोग ने लॉ मिनिस्ट्री को एक खत लिखा। इस खत में उन्होंने क्या लिखा मैं आपको बताता हूं। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को विदेशी सोर्सेस से संभावित अवैध चंदे को छिपाने में मदद मिलेगी। संदिग्ध चंदादाता फर्जी शेल कंपनियां स्थापित करके राजनेताओं के पास काला धन पहुंचा देंगे और पैसे का सही सोर्स कभी सामने नहीं आएगा। दरअसल चुनाव आयोग चाहता था कि इस बिल को वापस लिया जाए। न खाऊंगा न खाने दूंगा। और वो इसलिए कह रहा था वापस लिया जाए क्योंकि उसे लग रहा था कि इससे जो चुनावी पारदर्शिता है वो खत्म हो। मगर मैं आपको बता दूं कि उस वक्त चुनाव आयोग में इस सरकार के खास ब्यूरोक्रेट्स नहीं थे। मसलन सुनील अरोड़ा, मसलन सुशील चंद्रा उस वक्त नहीं थे।
उस वक्त चुनाव आयोग की जो चेहरा था वो अलग था। शायद इसी वजह से चुनाव आयोग अपनी आपत्तियां दर्ज कर रहा था। मगर मोदी सरकार ने क्या किया? पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि आरबीआई और चुनाव आयोग को लेकर बैठक बुलाई जाए, और यह बैठक हुई 19 जुलाई 2017 को। उस वक्त के वित्त सचिव एससी गर्ग ने बाद में अपनी फाइलों में कहा कि जो तमाम अधिकारी आए थे आरबीआई से या चुनाव आयोग से, उन्हें समझा दिया गया है, इस बात पर जोर दिया गया है कि यह योजना सबको समान अवसर देती है, सभी पॉलिटिकल पार्टीज को समान अवसर देती है और इससे सत्ता पक्ष को फायदा नहीं होगा। यानी कि चुनाव आयोग ने जो भी आपत्ति दर्ज की थी उसका लिखित जवाब नहीं दिया गया। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक तो बता दिया है, मगर अब हमारे सामने एक अहम सवाल है। याद कीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी फैसला सुनाया था कि चुनाव आयोग की नियुक्ति में 3 लोग होंगे, प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मोदी सरकार ने इस फैसले को पलट दिया था। अब बड़ा सवाल यह कि इसके बाद मोदी सरकार क्या करने जा रही है? क्या मोदी सरकार इसे भी पलटने की कोई जुगत जुटाएगी, कुछ करेगी? यह सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि हमने देखा है कि जब मोदी सरकार को एक मुद्दे पर झटका लगता है तो वो दूसरा तरीका ढूंढ लेती है उस झटके को संबोधित करने के लिए। बड़ा सवाल यह कि जब सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है तो अब क्या करने वाली है भाजपा सरकार? कांग्रेस ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। दोस्तों, अशोक गहलोत का बयान आपके स्क्रीन पर। अशोक गहलोत क्या कह रहे हैं, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक ठहराने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक एवं स्वागत योग्य है। इलेक्टोरल बॉन्ड ने भ्रष्टाचार को बढ़ाने का काम किया, इसने राजनीतिक चंदे की पारदर्शिता को खत्म किया और सत्ताधारी पार्टी भाजपा को सीधे लाभ पहुंचाया। मैंने बार बार कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड आजाद भारत के सबसे बड़े घोटालों में से एक है। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने साबित कर दिया कि इलेक्टोरल बॉन्ड एनडीए सरकार का बड़ा घोटाला है। यह फैसला देर से आया, मगर देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए बेहद ही जरूरी फैसला है। सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद। दोस्तों, आपको समझना पड़ेगा कि इस मुद्दे पर विपक्ष क्यों नाराज है। जब से सीक्रेट चुनावी चंदा वजूद में आया है, हर साल करोड़ों रुपए भाजपा की जेब में गए। वो योजना जिसे आज सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक बता दिया। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि जब से योजना वजूद में आई है, भाजपा की जेब में कितना पैसा गया है। एक एक करके आपके स्क्रीन पर यह जानकारी दी है पत्रकार अरविंद गुणशेखर ने। 2018 में भाजपा की जेब में गया 210 करोड़, 2019 में भाजपा की जेब में गया 1450 करोड़, 2020 में भाजपा की जेब में गया 2555 करोड़, 2021 में 22 करोड़ 38 लाख, 2022 में 1033 करोड़ और 2023 में 1294 करोड़ रुपए। और जैसा कि कुछ देर पहले मैं आपको दिखा चुका हूं, सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड्स का 90% भाजपा की जेब में जाता है। अब आपको उस सवाल का जवाब मिल गया होगा कि आसानी से विपक्ष की सरकारें कैसे गिर जाती हैं। आसानी से विपक्ष के विधायकों को एक जगह से दूसरी जगह प्राइवेट प्लेन्स में कैसे ले जाया जाता है। आसानी से येदियुरप्पा तमाम विधायकों को ऐसा कैसे कह देते हैं कि आप हमारी पार्टी में आइए, आपको फायदा मिलेगा। तो ये तमाम मुद्दे हैं दोस्तों जिससे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है, देर आए दुरुस्त आए, मगर बड़ा सवाल यह है दोस्तों, इस देश में निष्पक्ष चुनावों के लिए यह फैसला बहुत जरूरी था। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने इस पे फैसला सुनाया है। हम उम्मीद करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कोई और खुराफात के जरिए इस योजना को दोबारा वजूद में लाने की कोशिश नहीं करेगी। अब अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।